प्यारे बच्चों, आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और मैकेनिज्म ऑफ विजन। आज के लेक्चर में आप ईयर के बारे में जानेंगे, ईयर और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में जानेंगे। आई और ईयर ये इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। पिछले लेक्चर में आपने आई के बारे में जाना, आज के लेक्चर में आप ईयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस। हमारा कान दो सेंसरी फंक्शंस करता है। कौन कौन से फंक्शंस करता है? एक तो हियरिंग हो गया, हमारा कान सुनने में हमारी मदद करता है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस, हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। ईयर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो ये सुनने में हमारी मदद करता है, हियरिंग, और बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। तो ये भी ध्यान रखना, बॉडी के बैलेंस को बनाए रखना, बॉडी के पोस्चर को बनाए रखना। हम जब चल रहे हैं तो गिर नहीं रहे हैं। बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम भी ईयर करता है, इंपॉर्टेंट है। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। आउटर ईयर में यह है ईयर पिन्ना, आउटर ईयर में यह है ईयर पिन्ना। यह इलास्टिक कार्टिलेज का है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारा कान इस तरीके से बना हुआ है बेटा। इससे फायदा क्या है? ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में मदद करता है। साउंड वेव्स अच्छे से कलेक्ट होती हैं और कान के अंदर जाती हैं, ध्वनि तरंगे। ईयर पिन्ना ये ओपन होता है कैनाल के अंदर। ये कैनाल है, एक पतली सी लंबी सी कैनाल है, इसमें ओपन हो रहा है। इस कैनाल को कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ईयर पिन्ना ओपन होता है कैनाल के अंदर, इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस कहते हैं। इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत ही महीन बाल होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर होती हैं वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। इसके अंदर होती हैं वैक्स, मोम जैसा पदार्थ सिक्रेट करती हैं, वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड। तो पिन्ना ये ओपन होता है कैनाल के अंदर,
इस कैनाल को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जहां पर बहुत फाइन हेयर्स हैं, बाल हैं, और वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। ये वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड वैक्स का सिक्रेशन करती हैं। ये वैक्स का सिक्रेशन करती हैं, जिससे इसका लुब्रिकेशन बना रहता है, और इसमें होती है पंजेंट स्मेल। इस वैक्स में क्या होती है? तीक्ष्ण गंध होती है, जिसकी वजह से कान के अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं जाते। इसमें एक पंजेंट स्मेल होती है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करते। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये एंड होती है एक मेम्ब्रेन के पास, यहां पे समाप्त हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको ईयर ड्रम, या हिंदी में से कान का पर्दा बोलते हैं। यह ध्यान रखना, ये जो ईयर ड्रम है ये बाहर की तरफ से स्किन के फोल्ड से कवर्ड है। ये तो स्किन ये चली आ रही इसकी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है इससे बाहर से कवर्ड है, और अंदर के साइड से इधर से जो मिडिल ईयर की म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा मिडिल ईयर, उससे ये कवर्ड है अंदर से। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये एंड हो रही है यहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम है, जो बाहर से स्किन के फोल्ड से और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। बीच में क्या होते हैं? बीच का हिस्सा ये फाइब्रस होता है। इसमें सर्कुलर और रेडियल फाइबर्स होते हैं। बीच का हिस्सा इसका फाइब्रस होता है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये फाइबर की बनी हुई है। इसमें रेडियल और सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। बाहर से कवर्ड है स्किन से और अंदर से कवर्ड है म्यूकस से। जो साउंड वेव्स आती हैं वो इस ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं और इसमें कंपन पैदा करती हैं। ये वाइब्रेट करता है। एक्सटर्नल ईयर में तुमने क्या क्या जाना? ये ईयर पिन्ना है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। ईयर पिन्ना अंदर एक पतली सी कैनाल में खुल रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस कहलाता है, जिसमें फाइन हेयर्स हैं, वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो वैक्स का सिक्रेशन करती हैं। ये लुब्रिकेशन के साथ साथ इसमें पंजेंट स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध, कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आते। और ये कैनाल बिल्कुल सीधी नहीं है, ध्यान रखना, ये हल्की सी तिरछी कर्व्ड है। ये ऐसे कर्व्ड है तो डॉक्टर लोग जब कान के डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसे कान को उठा करके चेक करते हैं ताकि ये कैनाल सीधी हो जाए और वो यहां तक देख पाए, अंदर तक देख पाए। नेक्स्ट आता है मिडिल ईयर। ये है मिडिल ईयर, इतना पार्ट है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं। मिडिल ईयर में क्या है? 3 बोन्स होती हैं, छोटी छोटी। इन्हें कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स या इन्हें कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। तो मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 बोन्स होती हैं। सीक्वेंस क्या है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मिस, ये जो मेलियस है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से चिपकी है, और जो ये स्टेप्स है
ये जो स्टेप्स हैं, यहां पर एक ओवल विंडो होती है, ये ओवल विंडो से चिपकी हुई है और इनकस इन दोनों के बीच में है, ये इनकस है। इन बोन्स के शेप्स अलग अलग होते हैं, इन बोन्स के शेप्स अलग अलग होते हैं। जो मेलियस है ये हैमर शेप्ड होती है, हथौड़े जैसी होती है, ये हैमर शेप्ड है। इनकस ये एनविल शेप्ड होती, एनविल। और जो स्टेप्स है इसको स्टिरअप कहते हैं, ये स्टिरअप शेप्ड है। तो शेप के अकॉर्डिंग इन बोन्स के नाम अलग अलग हैं। मेलियस को हम लोग हैमर भी कह देते हैं, इनकस को एनविल और स्टेपीस को या स्टेप्स को स्टिरअप कहते हैं। ये बोन्स का फंक्शन क्या है? क्या कभी तुमने सोचा? कान के अंदर ये बोन्स हैं, मिडिल ईयर के अंदर ये बोन्स क्या करती हैं? जो साउंड वेव्स आती हैं ये उनको ट्रांसमिट करने की जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर करती हैं। एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड वेव्स आती हैं ये इनको इंटरनल ईयर तक पहुंचाती हैं और जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है, आगे ले जाने की ये जो क्षमता है, साउंड वेव्स को ये आगे ले जाने की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। तो साउंड वेव्स अच्छे से जाती हैं। तो साउंड वेव ये यहां से अच्छे से ले जाती हैं, ये इनर ईयर तक ले जाती हैं। तो साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं, साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को ये बढ़ाती हैं। मिडिल ईयर फेरिंग्स से जुड़ा रहता है, हमारे गले से, हमारे गले से जुड़ा है फेरिंग्स से, एक ट्यूब के माध्यम से जुड़ा रहता है। इस ट्यूब को कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। यह ट्यूब कहलाती है यूस्टेकियन ट्यूब। यह मिडिल ईयर यूस्टेकियन ट्यूब की मदद से हमारे फेरिंग्स से जुड़ा रहता है। फेरिंग्स से जुड़ा होने से फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कभी हम जोर से इधर से चिल्लाते हैं या जोर से आवाज आती, जब बहुत जोर से कोई साउंड हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर आती है तो एयर प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम है, कान का पर्दा, डैमेज हो सकता है, रप्चर हो सकता है। तो अगर इधर तेज आवाज आती है उसके प्रेशर की वजह से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। तो जब कभी भी कोई तेज आवाज होती है, जब जोर से धमाका हुआ तो हमारे मुंह से अचानक से आवाज निकल जाती है। मुंह से जो अचानक से आवाज निकल रही बेटा, वो इधर से जो फेरिंग से जो जुड़ा हुआ है मिडिल ईयर, वो यहां के प्रेशर को बढ़ा देती है। जब हम आवाज करते हैं तो यहां से जो एयर आती है वो इसके प्रेशर को बढ़ा देती है। तो इधर भी प्रेशर ज्यादा है, बाहर से तेज आवाज आ रही है, और इधर भी प्रेशर ज्यादा है क्योंकि हमने जोर से हम चिल्लाएं तो मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो दोनों तरफ ज्यादा प्रेशर हो जाने के कारण बैलेंस हो जाता है, जैसे कि हमारा ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सुरक्षित हो जाता है। अगर इधर से प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इस पे और इधर प्रेशर कम होगा तो ये डैमेज हो सकता है। तो अगर बाहर बहुत तेज आवाज होती है, प्रेशर ज्यादा है, तो मिडिल ईयर का प्रेशर यहां बढ़ जाता है और इसको बढ़ाने में ये फेरिंग्स की मदद लेता है, फेरिंग्स और यूस्टेकियन ट्यूब। मिडिल ईयर का प्रेशर बढ़ गया, इधर भी प्रेशर ज्यादा, इधर भी प्रेशर ज्यादा, तो इसको ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम है ये सुरक्षित हो जाता है, ये बच जाता है। अब देखो,
तो तुमने क्या क्या जान लिया? एक्सटर्नल ईयर ये साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों को रिसीव करता है। ये साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से जाती हैं और ये ईयर ड्रम से टकराती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और इन वाइब्रेशंस को ये बोन्स ईयर ड्रम से ले जाती हैं इंटरनल ईयर तक। जो स्टेपीज है ये ओवल विंडो से कनेक्टेड रहती है। अब जरा देखो, ये तुम्हारा इंटरनल ईयर है, ये तुम्हारा इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर के पास यहां पर से स्टार्टिंग होती है, यहां पर एक ओवल विंडो है, ये ओवल विंडो अंडाकार है। इस ओवल विंडो को कहते हैं, ये जो ओवल विंडो है, इसका दूसरा नाम भी है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवल विंडो के नीचे एक राउंड विंडो, गोल विंडो होती है, यह है राउंड विंडो। इस राउंड विंडो को कहते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस। फेनेस्ट्रा रोटंडस। यह है फेनेस्ट्रा रोटंडस। अंदर आते हैं, ये इंटरनल ईयर है। कैसा ये इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर ये बाहर से हड्डियों से कवर्ड है, ये बोन से कवर्ड होता है। ये जो देख रहे हो ये है इंटरनल ईयर, ये जो इंटरनल ईयर है। ये इंटरनल ईयर है, ये चारों तरफ से बोन से कवर्ड है। जब इसको हम अंदर इसको बोन को हटाते हैं, यदि हम बोन को इसकी तोड़ करके देखें तो इसके अंदर हमको कुछ और दिखाई पड़ता है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसके अंदर हमको दिखाई पड़ता है। इसके अंदर हमको दिखाई पड़ता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसको हम दूसरे डायग्राम में देखते हैं और अच्छे से। तो ये हो गया आउटर या एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, और ये है इनर ईयर। इनर ईयर को हम और अच्छे से आगे दूसरे डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये इनर ईयर को बाहर निकाल लिया है। ये बाहर से बोन से कवर्ड है, ये बाहर से बोन से कवर्ड है। यहां से बोन हटा दी गई, देखो ये बाहर से जो बोन से कवर्ड है इसको कहते हैं बोनी लेबाइरिंथ। बोनी लेबाइरिंथ। लेबाइरिंथ का मतलब होता है भुलैया। ये अजीब से घुमा हुआ है, देख रहे हो, चैनल जैसा, काफी ये घुमा हुआ है। ये पूरा ऊपर से बोन का बना है, बोन से कवर्ड है। इस बोन को हम लोग कहते हैं बोनी लेबाइरिंथ। जब इस बोन को हम हटाते हैं ऊपर से तो इसके अंदर हमको मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो नीले रंग से दिख रहा है, ये जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इस बोन के अंदर है, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। ये है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। ये है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। तो इंटरनल ईयर ये पूरा है तुम्हारा, ये चारों तरफ से बोन से कवर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं बोनी लेबाइरिंथ, भूल भुलैया जैसा लेबाइरिंथ। और जब बोन हम हटाते हैं, यहां से हटा के देखा
तो यहां से भी हटा के देखा तो अंदर मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल इसी के साथ है, बिल्कुल इसी के जैसा है जैसा ये है। इसी के अंदर एक नीले नीले रंग का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो नीला वाला स्ट्रक्चर है ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। ये देखो इधर से भी थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है। जब बोन को हम हटाते हैं तो हमको पूरा अच्छे से दिखता है। यह है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। बोनी लेबाइरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। ये बोन हो गया और ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, बोनी लेबाइरिंथ, मेम्ब्रेनस, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को पेरिलिम्फ बोलते हैं। इस फ्लूइड को पेरिलिम्फ बोलते हैं। यह फ्लूइड कहलाता है पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ किसके बीच में मौजूद है? बोनी लेबाइरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में पेरिलिम्फ होता है। क्या है ये? पेरिलिम्फ पाया जाता है। तो ये है इंटरनल ईयर यानी इनर ईयर। इस इनर ईयर में चारों तरफ से बोन्स हैं। यह है बोनी लेबाइरिंथ, काफी घुमा हुआ है, अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, भूल भुलैया जैसा, इसीलिए लेबाइरिंथ बोलते हैं। और इस बोनी लेबाइरिंथ के अंदर मौजूद है, जो अंदर दिख रहा है तुमको ब्लू कलर से, ये जो इसके अंदर मौजूद है, ये यहां से हमने बोन को काटा है तो ये बढ़िया से दिख रहा है। यहां पर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है, ये मेम्ब्रेन का बना है। और इन दोनों के बीच में, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है ये कहलाता है पेरिलिम्फ। इसको क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना। ये है इनर ईयर। अब तुम समझ पा रहे होगे, इनर ईयर चारों तरफ से बोन से घिरा है। इसको हम लोग कहते हैं बोनी लेबाइरिंथ। यह है बोनी लेबाइरिंथ। यह है बोनी लेबाइरिंथ। बोनी लेबाइरिंथ के अंदर क्या है? बोनी लेबाइरिंथ के अंदर मेम्ब्रेन का बना हुआ मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। और इन दोनों के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये ब्लू वाला क्या हो गया? ये सारा ब्लू वाला क्या कहलाता है? मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। और ये स्काई ब्लू से, लाइट ब्लू से जो बना ये बोनी लेबाइरिंथ है। बोनी लेबाइरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिलिम्फ। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। तो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। ये भी पेरिलिम्फ है और ये सब पेरिलिम्फ है। ये है इनर ईयर। इस इनर ईयर में तुम देखो, अगर तुम कायदे से, तो यहां पर ये कैनाल जैसा दिख रहा है। ये वाला पार्ट कहलाता है कॉकलियर पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है कॉकलियर पार्ट। इसके अंदर है ये जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, यहां पर जो है, जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये कॉकलियर, इसको कॉकलियर कैनाल या कॉकलियर डक्ट कह सकते हो। इसको कॉकलियर डक्ट या कॉकलियर कैनाल
कहते हैं। इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है वेस्टिब्यूलर पार्ट, या इसे वेस्टिब्यूलर apparatus कहते हैं। इसको वेस्टिब्यूलर पार्ट या वेस्टिब्यूलर apparatus कहते हैं। तो इंटरनल ईयर में दो पार्ट हैं, कॉकलियर पार्ट, ये इसमें एक डक्ट दिखाई पड़ रही है, कॉकलियर डक्ट, और ये वाला पार्ट यहां से लेकर के ये वेस्टिब्यूलर पार्ट है। जो कॉकलियर पार्ट है बेटा, ये हियरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए है, हियरिंग के लिए है। और जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है, ये बैलेंसिंग के लिए होता है, ये बैलेंसिंग के लिए है। तो हमारा जो ईयर है यानी कान, वो दो काम करता है, हियरिंग यानी सुनता है, सुनने के लिए है, और बैलेंस करने के लिए। जब हम चलते हैं तो बैलेंस बना हुआ है, या खड़े हैं तब भी बैलेंस है, तो ये बैलेंसिंग के लिए भी। तो इनर ईयर, इसमें जो कॉकलियर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कॉकलिया वाला पार्ट, ये हियरिंग के लिए है, सुनने के लिए, और जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है, ये बैलेंस करने के लिए होता है, ये बैलेंसिंग के लिए होता है। फिर से देखो, ये है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर चारों तरफ से बोन से कवर्ड है, इसको हम बोनी लेबारिंथ कहते हैं। इस बोनी लेबारिंथ के अंदर मौजूद है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ये ब्लू वाला, ये है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। बोनी और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के बीच में फ्लूइड है, जैसे पेरिलिम्फ कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर भी फ्लूइड होता है। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? उसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। ये जो अंदर फ्लूइड है, ये एंडोलिम्फ है, ये सब एंडोलिम्फ है। इनर ईयर के दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट जो काफी घुमा हुआ है, ये कॉकलियर पार्ट है, और इसके अंदर कॉकलिया यानी कॉकलियर डक्ट है। और ये वाला पार्ट कहलाता है वेस्टिब्यूलर पार्ट। इस वेस्टिब्यूलर पार्ट के अंदर क्या है जरा देखना। इस वेस्टिब्यूलर पार्ट के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। एक ये है, इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। एक कैनाल ये है, एक कैनाल ये है, और एक कैनाल ये है। इसमें है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो वेस्टिब्यूलर पार्ट में है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग के लिए होती हैं। जो बेटा जिम्नास्ट वगैरह होते हैं, जिम्नास्ट वगैरह जो होते हैं, जो ऊपर से छलांग लगाते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं, तो ऐसे ऐसे भी घूमते हैं, घूम सकते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं। ये 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग के लिए होते हैं, यानी एक्स एक्सिस में भी, वाई में और जेड, तीनों एक्सिस में बैलेंस बनाने के लिए होते हैं।
क्योंकि बहुत सारे जो एथलीट होते हैं वो हर तरफ से अपने शरीर को घुमा करके बैलेंस करते हैं। जो स्विमिंग करते हैं ना, ऊपर से, जैसे ऊपर से कूदते हैं, ऐसे घूम घूम करके, ऐसे भी घूमते हैं, वैसे भी घूमते हैं, कई तरफ से घूमते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग के लिए होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। तो ये वेस्टिब्यूलर पार्ट में पहली चीज क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इन सेमी सर्कुलर कैनाल के जो बेस होता आधार, ये जो बेस है, ये स्वलन है, फूला होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस फूला होता है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस फूला होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं एम्पुला। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस फूला हुआ है, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं। इस एम्पुला के ऊपर एक उभार होता है, रिज, एक उभार होता, उभरा होता है। हाथ से छुओगे ना तो ये उभरा उभरा लगेगा। इस उभार यानी रिज को हम लोग क्या कहते हैं? इसके ऊपर एक उभार यानी रिज होता है, इसे कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। इसको कहते हैं, इस रिज यानी उभार को कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। इस रिज यानी उभार को क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। तो वेस्टिब्यूलर पार्ट में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। ये किस लिए होती हैं? ये 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग के लिए, 3D बैलेंसिंग के लिए, तीनों ही दिशाओं में बैलेंस बनाने के लिए होती हैं। इन सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो फूला हुआ है, इसको एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला के ऊपर एक रिज यानी उभार होता है, जिसे क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। वेस्टिब्यूलर पार्ट में 2 और चीजें होती हैं। वेस्टिब्यूलर पार्ट में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम यूट्रिकल और सैक्यूल कहते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक को यूट्रिकल कहते हैं और इसको कहते हैं सैक्यूल। ये सैक्यूल है। तो जहां पे 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, थैले जैसे, एक यूट्रिकल कहलाता है और दूसरा सैक्यूल कहलाता है। यूट्रिकल और सैक्यूल के ऊपर भी रिज होते हैं, उभार होते हैं। इन्हें मैक्यूल कहते हैं, इन्हें मैक्यूला कहते हैं। एक को मैक्यूला कहते हैं और चूंकि 2 हैं तो मैक्यूली लिखा है। इन्हें मैक्यूला या मैक्यूली कहते हैं। तो इनर ईयर के 2 पार्ट हो गए। कॉक्लियर पार्ट जो हियरिंग करता है, सुनने में मदद करेगा, और वेस्टिब्यूलर पार्ट। वेस्टिब्यूलर पार्ट में 2 चीजें हैं। वेस्टिब्यूलर पार्ट बैलेंसिंग के लिए होता है, जब हम चलते हैं तो बैलेंस बनाने के लिए होता है, या जब हम खड़े भी हैं तब भी बैलेंस बनाने के लिए है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग के लिए हैं, और 2 थैली जैसे स्ट्रक्चर हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनके बेस पर बेस फूला हुआ होता है। इस बेस को एम्पुला कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला के ऊपर रिजेस होते हैं, उभार होते हैं, जिन्हें क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। और ये जो यूट्रिकल और सैक्यूल है, इस पे भी रिज पाए जाते हैं, उभार होते हैं। ये उभार बने हुए रिजेस, इनको मैक्यूला कहते हैं, इनको मैक्यूला कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये डायग्राम को तुम लोग देखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले डायग्राम को देखो। इसमें इनर ईयर को देखो तुम, ये तुम्हारा इनर ईयर है। ये तुम्हारा इनर ईयर। ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट,
ये जो इतना पार्ट है ये है कॉक्लिया या कॉक्लियर पार्ट है। ये किसके लिए है? हियरिंग के लिए है। ये हियरिंग के लिए कॉक्लियर पार्ट। ये काफी क्वाइल्ड है, देख रहे हो ना, ये काफी क्वाइल्ड है। और ऊपर वाला पार्ट यहां से लेकर के ये है वेस्टिब्यूलर पार्ट। वेस्टिब्यूलर पार्ट ये बैलेंसिंग के लिए है, शरीर को बैलेंस करने के लिए। तो इस वाले कॉक्लियर पार्ट को अभी आगे देखते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वाइल्ड है काफी, तो इसको समझाने में दिक्कत आएगी। इस वाले डायग्राम में देखो बेटा, ये वाला डायग्राम देखो, ये है कॉक्लिया वाला पार्ट। इसमें वेस्टिब्यूलर नहीं बनाया। ये जो कॉक्लियर पार्ट है ये घुमा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं दिखाया है। ये कॉक्लिया है जो काफी ऐसे घुमा रहता है, क्वाइल्ड। समझाने के लिए ऐसा दिखा रखा है। इसमें तुम देखो, ये हमने क्या बताया था, ये बोनी लेबायरिंथ है। इसमें यहां पर पेरिलिम्फ है, ये भी पेरिलिम्फ। और ये बोनी लेबायरिंथ के अंदर, बोन के अंदर, ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, यानी कॉक्लियर डक्ट। ये है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ यानी कॉक्लियर डक्ट। ये है कॉक्लियर डक्ट। अब तुम इधर देखो, इधर ये जो कॉक्लियर डक्ट है, इधर भी पेरिलिम्फ है, इधर भी पेरिलिम्फ है। इसके चारों तरफ इसके पेरिलिम्फ है, इधर भी है और इधर भी पेरिलिम्फ है। और कॉक्लियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ है। कॉक्लियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ है। इस कॉक्लियर डक्ट को अगर तुम देखो गौर से, तो ऊपर इसके एक मेम्ब्रेन है, ये वाली, और नीचे एक मेम्ब्रेन है। ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये वाली। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है नीचे, इसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कॉक्लियर डक्ट में ये वाली मेम्ब्रेन रीजनर्स मेम्ब्रेन और ये वाली कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से, इन दो मेम्ब्रेन की वजह से तीन जो हैं ये कमरे जैसे बन जाते हैं, 1, 2 और ये 3। ये जो रीजनर्स मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से ये जो बोनी लेबायरिंथ है ये बढ़ जाता है। ये बोनी लेबायरिंथ ये बढ़ जाता है 3 कमरे में, कमरे जैसे स्ट्रक्चर। ऊपर वाला कहलाता है ये ऊपर वाला कमरा, ये ऊपर वाला जो स्पेस है, ये कहलाता है स्केला वेस्टिब्यूलाई। स्केला वेस्टिब्यूलाई। और नीचे वाला ये कहलाता है, ये स्पेस कहलाता है स्केला टिम्पेनाई। ये स्पेस कहलाता है स्केला टिम्पेनाई। और जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर स्पेस है, ये कहलाता है स्केला मीडिया। मीडिया मतलब बीच वाला। तो कॉक्लियर डक्ट की ऊपर वाली मेम्ब्रेन है रीजनस मेम्ब्रेन,
नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन की वजह से 3 कमरे बन जाते हैं। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई और बीच वाला स्केला मीडिया कहलाता है। यह ध्यान रखना। अब इधर देखो, यह है कॉक्लिया। यह कॉक्लिया है, बाहर इसका बोनी है, बोनी लेबाइरिंथ, और यह मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। यह कॉक्लिया है। जो अंदर जो कॉक्लियर डक्ट है, यह मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। इस कॉक्लिया के बेस पर अगर देखो, इधर गौर करो, यह कॉक्लिया है पूरा, यह इसका बेस है। यहां पर ओवल विंडो है। यह क्या है? यह ओवल विंडो है। और यहां पर यह राउंड विंडो है। यह है राउंड विंडो। यह मिडिल ईयर, यह स्टेपीज बोन, यह ओवल विंडो, और ओवल विंडो के नीचे राउंड विंडो। यह तुम्हारा कॉक्लिया। कॉक्लिया के बेस पे देखो, ये बेस है और ये एपेक्स है। ये बेस है कॉक्लिया का, ये एपेक्स है। कॉक्लिया के बेस पर देखो, ये जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो इसमें खुल रहा है, ओवल विंडो पे। और जो स्केला टिम्पेनाई है ये राउंड विंडो पे खुल रहा है, इधर खुल रहा है ऐसे। तो स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो पे खुल रहा है और स्केला टिम्पेनाई राउंड विंडो पे खुल रहा है। ये कॉक्लिया बेस पे दिख रहे हैं। कॉक्लिया का ये एपेक्स वाला पार्ट है, ये एपेक्स वाला। एपेक्स वाले पार्ट पे तुम देखोगे, ये तुम्हारा है स्केला वेस्टिबुलाई, और ये वाला पार्ट ये स्केला टिम्पेनाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई और ये स्केला टिम्पेनाई इस जगह पे मिल रहे हैं। जिस जगह पे ये दोनों मिलते हैं उसे हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं। ये हेलिकोट्रीमा है। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई यहां पर आके मिलते हैं, इसको हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा। ये कॉक्लिया का एपिकल पार्ट है, एपेक्स है, और ये कॉक्लिया का बेस है। स्केला वेस्टिबुलाई बेस पे ओवल विंडो, स्केला टिम्पेनाई बेस पे राउंड विंडो यहां पे खुल रहा है। एक एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं, इसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया उसको समझ लो। इसका सेक्शन काटा हुआ है। जब हम इसका ऐसे सेक्शन काटेंगे, जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो कैसा दिखता है? यह कुछ ऐसा दिखता है। जब कॉक्लिया का हमने सेक्शन काटा है तो यह सेक्शनल व्यू है कॉक्लिया का। ऊपर वाला चेंबर क्या कहलाता है? ऊपर वाला चेंबर कहलाता है स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला चेंबर कहलाता है स्केला टिम्पेनाई, और बीच वाला कहलाता है स्केला मीडिया। यह ध्यान रखना। ये तो अब बीच में क्या है? बीच में तो कॉक्लियर डक्ट है। कॉक्लियर डक्ट के अंदर ही तो है स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, स्केला टिम्पेनाई में भी पेरिलिम्फ है, और स्केला मीडिया के अंदर जो लिक्विड भरा है, फ्लूइड, वो है एंडोलिम्फ। यही कॉक्लियर डक्ट है या कॉक्लियर कैनाल है। ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है इसकी? ऊपर वाली मेम्ब्रेन कहलाती है रेजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन कहलाती है रीजनर्स मेम्ब्रेन,
रीजनर्स मेम्ब्रेन और नीचे वाली बेसिलर, इन दो मेम्ब्रेन की वजह से 3 कमरे तैयार हो जाते हैं। ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, बीच वाला स्केला मीडिया कहलाता है। अब ये कॉक्लियर डक्ट के अंदर का देखते हैं क्या है। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इसे ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर रखा है? कॉक्लियर डक्ट के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है। इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है हेयर सेल्स। इसके अंदर है हेयर सेल्स, इनमें हेयर्स, कुछ सीलिया जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। ये ट्रू सीलिया नहीं होते, नॉट ट्रू सीलिया। जैसे सीलिया होते हैं ना, जो हमने सेल में पढ़े थे, सीलिया फ्लैजेला, वैसे नहीं होते। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर हेयर सेल्स होती हैं, बहुत सारे स्टीरियोसीलिया दिख रहे हैं, हर एक सेल से निकलते हैं। इनके ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है, इनके ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन भी होती है। इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये देखो लिखा है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इस इलास्टिक मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है। इसमें हेयर सेल्स होती हैं। ये जो हेयर सेल्स होती है, इनमें सीलिया होते हैं, ये स्टीरियोसीलिया है, और ऊपर से एक मेम्ब्रेन है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसको ध्यान रखना। ये जो हेयर सेल्स होती है ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर, यही ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। यहीं पे साउंड वेव्स आके रिसीव होती हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई या कह लो हेयर सेल्स, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। यहां पर साउंड वेव्स रिसीव होती हैं। ये जो साउंड वेव्स हैं, ये जो साउंड वेव्स होती हैं बेटा, ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ये एफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए जो स्टिमुलस है इसको भेजेंगे। ये जो स्टिमुलस है, ये एफरेंट न्यूरॉन के जरिए जाएगा। एफरेंट यानी सेंसरी न्यूरॉन्स। ये साउंड वेव्स को रिसीव करती हैं, ध्वनि तरंगों को, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। और ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन साउंड वेव्स को भेजती हैं एफरेंट न्यूरॉन के जरिए। ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के पास और ये ऑडिटरी नर्व कहां जाती है? ये ऑडिटरी नर्व जाती है ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे है, जो कि ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, जिसमें हेयर सेल्स हैं और उनमें सीलिया है, स्टीरियोसीलिया है।
ऊपर से एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई या हेयर सेल्स, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, ध्यान रखना, ये आ सकता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई और हेयर सेल्स, ये साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं और एफरेंट न्यूरॉन के जरिए ऑडिटरी नर्व को भेजते हैं और ऑडिटरी नर्व इन साउंड वेव्स को ले जाती है ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और जो भी बोला गया है उसको हम सुन पाते हैं। ब्रेन में इसकी प्रोसेसिंग होती है, यहां पर ऑडिटरी कॉर्टेक्स में सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, यहां पर उन ध्वनि तरंगों की प्रोसेसिंग होती है और हम सुन पाते हैं, और हम सुन पाते हैं। इसको और अच्छे से हम बताएंगे, अभी तुमने बेसिक आइडिया दिया है। आगे देखते हैं। ये जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे, ये एक्सटर्नल ईयर से आती हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस, और ये ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशंस, ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये इन साउंड वाइब्रेशंस को ले जाते हैं ओवल विंडो तक। कहां ले जाते हैं? ओवल विंडो तक ले जाते हैं। ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो इन साउंड वाइब्रेशन की ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, ये जो बोन्स होती हैं, ईयर ऑसिकल्स। अब साउंड वेव्स कहां जाती हैं? ओवल विंडो के पास। ओवल विंडो से ये साउंड वेव्स जाती हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई में। स्केला वेस्टिब्यूलाई के अंदर पेरिलिम्फ है। तो ये जो साउंड वेव्स हैं ये पेरिलिम्फ में लहरें पैदा कर देती हैं, इसके अंदर वाइब्रेशंस होने लगते हैं। ये वाइब्रेशंस पेरिलिम्फ से चले जाते हैं कॉक्लियर कैनाल के अंदर जो एंडोलिम्फ है, यहां पर ये वाइब्रेशंस अंदर चले जाते हैं। तो साउंड वेव्स मिडिल ईयर से आती हैं इंटरनल ईयर में थ्रू दिस ओवल विंडो। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये पेरिलिम्फ में आ जाती हैं। ये जो ईयर ऑसिकल्स से वाइब्रेशन पेरिलिम्फ में आती है, कहां पर? पेरिलिम्फ में, स्केला वेस्टिब्यूलाई के पेरिलिम्फ में आ जाती हैं। यहां से ये साउंड वाइब्रेशन नीचे चली जाती हैं स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में, स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में। बीच में स्केला मीडिया यानी कॉक्लियर डक्ट। ये जो वाइब्रेशंस हैं वो पेरिलिम्फ से पहुंच जाती हैं एंडोलिम्फ के अंदर। जब ये एंडोलिम्फ के अंदर पहुंचती हैं और यहां पर पहुंचती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पे, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन ये वाली, और ये रीजनस मेम्ब्रेन है। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये जो साउंड वाइब्रेशन जब ओवल विंडो से पेरिलिम्फ में आती हैं तो पेरिलिम्फ से ये एंडोलिम्फ में आती हैं। एंडोलिम्फ में जो वाइब्रेशन आती हैं वो बेसिलर मेम्ब्रेन के पास पहुंचती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल्स, कंपन पैदा हो जाती है, रिपल्स। बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल्स पैदा हो जाती है। और हमने तुमको बताया था ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये वाली, इनमें रिपल्स पैदा हो जाती हैं, ये कांपने लगती है, कंपन पैदा हो जाती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखा है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर हेयर सेल्स हैं,
और इन हेयर सेल के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? इसको इतने हिस्से को हम बड़ा करके दिखाते हैं तुम्हें। ये है रीजनस मेम्ब्रेन, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जिसके अंदर हेयर सेल्स हैं। इनमें सीलिया स्टीरियोसीलिया हैं। ऊपर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये है हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स, ये है स्टीरियोसीलिया, और ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इतने से हिस्से को हमने बड़ा करके दिखाया नीचे। ये देख लो, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के में हेयर सेल्स, और उसके ऊपर ये मेम्ब्रेन टेक्टोरियल, ये टेक्टोरियल। इसको हमने क्लियर करके नीचे दिखाया है। तो ये पूरे यहां से लेकर के यहां तक है पूरा ऐसा स्ट्रक्चर। बेसिलर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, उनमें हेयर सेल्स हैं, और उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। यह ध्यान रखना, यह वाली रीजनर्स मेम्ब्रेन है, रीजनर्स। अब होता क्या है कि जब साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे ओवल विंडो से एंटर करती हैं स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, तो ये तरंगे पेरिलिम्फ में पैदा हो जाती हैं। ये जो तरंगे पेरिलिम्फ में पैदा हो जाती हैं, पेरिलिम्फ से अंदर आ जाती हैं, कॉक्लियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ में आ जाती हैं और बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। ये जो तरंगे हैं ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे पहुंचती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे कंपन चालू हो जाता है, ये ऐसे रिपल्स यानी रिपल्स चालू हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो सीलियां हैं ये इस पे बेंड करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर। ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये सीलियां हैं हेयर सेल के, ये इस पे ऐसे बेंड करते हैं, ऐसे 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 छूते हैं और इस पे बेंड करते हैं। ये जो सीलियां ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को के ऊपर भी बेंड करते हैं ऐसे, और जब ये बेंड करते हैं तो नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है। अरे ये एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाता है, जैसे न्यूरॉन्स में होता है। जब ये सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर ऐसे बेंड करते हैं तो एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाती है, यानी इंपल्स जनरेट हो जाती है। और ये इंपल्स हेयर सेल से आ जाती है, किसमें? हमने बताया तुम्हें, हेयर सेल से आ जाएगी एफरेंट न्यूरॉन में। हेयर सेल से किसमें आ गई? एफरेंट में, और एफरेंट से आ जाती ऑडिटरी नर्व में। एफरेंट से ऑडिटरी, और ऑडिटरी से ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो कहां से जाती है? जब ये सीलियस पे बेंड करते हैं ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे, तो नर्व इंपल्स जनरेट करती है, जो कि एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या है? ये है एफरेंट न्यूरॉन। ये इंपल्स एफरेंट न्यूरॉन से कहां जाती है? ये इंपल्स एफरेंट न्यूरॉन से जाती है ऑडिटरी नर्व में। ये ऑडिटरी मान लो इसे, ये ऑडिटरी नर्व है, और ऑडिटरी नर्व से कहां चली जाएगी? ये ऑडिटरी नर्व से इंपल्स जाएगी ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, इस एरिया में जाती है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया ऑडिटरी कॉर्टेक्स,
ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वहां पे होता क्या है, ये जो साउंड वेव्स हैं जो इंपल्स के रूप में पहुंचे थे यहां पर ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो बोला गया है उसको हम समझ पाएंगे, यहां पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। जो भी एक्शन पोटेंशियल इंपल्स यहां पहुंचती है उसकी प्रोसेसिंग यहां होती है, और जो बोला गया है उसको हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। सुनने और समझने में ये ब्रेन का पार्ट ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये हमारी हेल्प करता है। तो देखा तुमने कैसे हुआ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। साउंड वेव्स अंदर आती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये वाइब्रेशन मेलियस, इनकस और स्टेप्स मिडिल ईयर के अंदर आती हैं, और इन मेलियस, इनकस और स्टेप्स ईयर ऑसिकल्स के जरिए ओवल विंडो पे आती हैं। ओवल विंडो से आती हैं स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में, और यहां पेरिलिम्फ से जाती हैं टिम्पैनिक, पेरिलिम्फ से जाती हैं सॉरी कॉक्लियर डक्ट के एंडोलिम्फ में, कॉक्लियर डक्ट के एंडोलिम्फ में, और ये पहुंच जाती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल्स होते हैं, कंपन करती है, और इसके सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से पे बेंड करते हैं। एक्शन पोटेंशियल और या कह दो इंपल्स जनरेट होती है, जो कि एफरेंट न्यूरॉन से होती हुई ऑडिटरी न्यूरॉन के पास जाती है, यानी ऑडिटरी नर्व के पास, और ऑडिटरी नर्व से ये ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है, और जो बोला गया उसको हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। ये तो तुमने हेयरिंग वाला पार्ट देखा। तो तुमने क्या जाना जरा देखो फिर से। ये वाला ये तुम्हारा इंटरनल ईयर, इस इंटरनल ईयर का ये वाला पार्ट, ये कॉक्लिया है, ये कॉक्लियर पार्ट था जो कि हियरिंग में हेल्प करता है, हियरिंग में। और ये वाला पार्ट वेस्टिब्यूलर पार्ट, जो बैलेंसिंग में मदद करता है। ये बैलेंसिंग में मदद करता है। अभी तुमने हियरिंग वाले पार्ट और उसकी मैकेनिज्म को ठीक से जान लिया। बैलेंसिंग वाले पार्ट के बारे में एक दो बातें एनसीईआरटी ने लिखी हैं, जो हमने कुछ बताई हैं, और एक दो बातें और बताते हैं। इस वेस्टिब्यूलर पार्ट को और फिर से एक बार देखते हैं। ये देखो, ये जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है, इस पार्ट में देखो, इसमें दो, एक डायग्राम आगे भी है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पर हैं, और 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है, ये सोलन है, ये फूला हुआ है। इस सोलन बेस को कहते हैं एम्पुला, इस सोलन बेस को कहते हैं एम्पुला। इस एम्पुला में एक रिज होता है उभार, इस रिज को कहते हैं क्रिस्टा, या क्रिस्टा एम्पुलरिस भी कहते हैं, इसको क्रिस्टा कहते हैं। यूट्रिकल और सैक्यूल ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं वेस्टिब्यूलर पार्ट के, इनमें भी रिज पाया जाता है, इनमें भी उभार होता है। उस उभार को कहते हैं मैक्यूला, इसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला, इनके अंदर जो रिज होता है।
तो सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस एम्प्यूला कहलाता है। एम्प्यूला के ऊपर एक रिज है, उभार है, इस उभार को हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। यूट्रकल और सैक्यूल पर भी उभार होता है, रिज होता है, जिसको मैक्यूला कहते हैं। यूट्रकल और सैक्यूल को मिला के हम लोग कहते हैं ये ऑटोलिथ ऑर्गन है, ये कहलाते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। इनको हम लोग कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। यूट्रकल और सैक्यूल को मिला के कहा जाता है ऑटोलिथ ऑर्गन्स। इन ऑटोलिथ ऑर्गन्स के अंदर जो रिज है इसको हम कहते हैं मैक्यूला, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल का जो एम्प्यूला है इसके रिज को हम लोग कहते हैं क्रिस्टा। इस क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर भी, इस क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर भी होती हैं हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं, जैसे ऑर्गन और कॉटाई के अंदर थी। तो क्रिस्टा के अंदर भी हेयर सेल्स हैं और मैक्यूला के अंदर भी होती हैं, वैसे ही हेयर सेल्स होती हैं जैसी ऑर्गन और कॉटाई के अंदर है। लेकिन इन हेयर सेल्स के अलावा इन पे कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं। इनके अंदर होते हैं कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स भी होते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोलिथ पार्टिकल्स। इनको हम कहते हैं ऑटोलिथ पार्टिकल्स। तो जो यूट्रकल और सैक्यूल को मिला के हम लोग कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। इन ऑटोलिथ ऑर्गन्स के ऊपर रिज पाए जाते हैं, रिज को कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला के अंदर होते हैं सेंसरी हेयर सेल्स और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं। ये जो एम्प्यूला होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है एम्प्यूला, इसके अंदर भी सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जो जब हम ऐसे हिलते हैं, ये ऐसे सर को हिलाते हैं, तो ये ऑटोलिथ पार्टिकल्स जो होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स, ये भी मूव करते हैं और इनके मूवमेंट से जनरेट होती है इन हेयर सेल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल यानी इंपल्स। जब हम अपना सर हिलाते हैं ऐसे, जैसे हिलता है पार्ट, इसके हिलाने से क्या हुआ, जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं ये भी हिलने लगते हैं और इनके हिलने की वजह से जो हेयर सेल्स हैं, इन हेयर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल यानी इंपल्स जनरेट हो जाती है और ये एक्शन पोटेंशियल वेस्टिब्यूलर नर्व की मदद से, ये एक्शन पोटेंशियल वेस्टिब्यूलर नर्व की मदद से जाता है ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स यानी ऑटोलिथ, जब हम अपना सर ऐसे हिलाते हैं तो ये भी मूव करते हैं। इनके मूव करने से जो हेयर सेल्स होती हैं मैक्यूला के अंदर, ये जो हेयर सेल्स है इनमें जनरेट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल यानी इंपल्स जैसा पैदा हो जाता है और ये इंपल्स न्यूरॉन के माध्यम से ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट में, ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला पार्ट है जो बैलेंसिंग करता है, ये वहां पे चले जाते हैं और वहां पे इनकी एनालिसिस होती है, वहां पे इनकी प्रोसेसिंग होती है और हम बैलेंस कर पाते हैं बॉडी का। तो जब सर हिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हिलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स जब हिलते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं हेयर सेल्स। ये जो हेयर सेल्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाती हैं और जनरेट करती हैं एक्शन पोटेंशियल और ये एक्शन पोटेंशियल
न्यूरॉन्स के माध्यम से सेरिबेलम में जाते हैं, ब्रेन के सेरिबेलम। तो हमने बताया था ना इससे पहले, ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंसिंग करता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ये बैलेंसिंग में मदद करता है, ये तुम ध्यान रखना। ये तो डायग्राम की मदद से हमने तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश की। देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है और उसके हिसाब से भी हम बताते हुए चलते हैं। हर एक ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर में पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आगे की तरफ जाती है और ये एक्सटेंड करती है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं। डायग्राम को सब याद रखना। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस में खुलता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस ये जाती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, यानी ईयर ड्रम तक। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर बहुत ही पतले हेयर होते हैं और वैक्स को सिक्रीट करने वाली सेबेशियस ग्लैंड होती हैं। ये इन द स्किन ऑफ पिन्ना एंड मिएटस, ये मिएटस के साथ साथ पिन्ना की स्किन पे भी होती हैं, ईयर पिन्ना की स्किन पर भी होती हैं, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर फाइन हेयर्स हैं और वैक्स सिक्रेटिंग सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना होता है। हमने तुम्हें बताया था बाहर से ये पर्दा है, ये पर्दा है, ये बना है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। रेडियल और सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। बाहर से कवर्ड रहता है स्किन से और भीतर से कवर रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसकी स्किन से कवर्ड है बाहर से, और ये मिडिल ईयर, इधर क्या है मिडिल ईयर, मिडिल ईयर की म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर से कवर्ड है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की बनी है। The middle ear consists of, या middle ear contains 3 ear ossicles, malleus, incus और stapes। malleus हैमर शेप्ड होती है, हैमर, incus एनविल और stapes स्टिरअप। ये हमने बताया तुम्हें। malleus किससे अटैच्ड है? malleus इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। malleus टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और स्टेपीज ओवल विंडो से। malleus किससे अटैच्ड है? मेलियस अटैच रहती किससे? मेलियस अटैच्ड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस, और स्टेप्स ओवल विंडो से। किससे? ओवल विंडो से। The ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear। ये जो ईयर ऑसिकल्स होती हैं बोन्स, इनका काम क्या होता है? जो साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं उनकी एफिशिएंसी को, उनकी क्षमता को बढ़ा देती हैं। बहुत अच्छे से साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, मिडिल ईयर से जाती हैं ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में। A eustachian tube connects the middle ear cavity with the pharynx। मिडिल ईयर की जो कैविटी है वो यूस्टेकियन ट्यूब की मदद से फेरिंक्स से जुड़ी हुई है। यूस्टेकियन ट्यूब क्या करता है? यूस्टेकियन ट्यूब्स हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के इस तरफ अगर प्रेशर बढ़ जाता है
यानी एक्सटर्नल ईयर की तरफ, तो मिडिल ईयर में भी प्रेशर बढ़ जाता है यूस्टेकियन ट्यूब की मदद से। जब कोई तेज आवाज होती है तो बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, तो मिडिल ईयर की तरफ प्रेशर बढ़ जाता है यूस्टेकियन ट्यूब की मदद से, क्योंकि हम चिल्ला देते हैं, जोर से आवाज मुंह से निकालते हैं, डर जाते हैं, तो मिडिल ईयर के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है। एयर जाती है यूस्टेकियन ट्यूब, फेरिंक्स से जाती है यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में, और मिडिल ईयर के प्रेशर को बढ़ा देती है। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर कॉल्ड लेबाइरिंथ। इनर ईयर को हम लोग कहते हैं लेबाइरिंथ। इसके दो पार्ट होते हैं, चारों तरफ से बोन से कवर्ड है बोनी लेबाइरिंथ, और उसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। चारों तरफ से बोन से कवर्ड है बोनी लेबाइरिंथ, और ये इनर ईयर चारों तरफ से बोन से कवर्ड है, जो ग्रे कलर का है, ये कहलाता है बोनी लेबाइरिंथ, और अंदर जो ब्लू वाला पोर्शन है ये मेम्ब्रेन का बना है, ये मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ कहलाता है। बोनी और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में जो स्पेस है उसमें पेरिलिम्फ होता है। ऊपर वाला कमरा स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई, और बीच वाला स्केला मीडिया है। ये कॉक्लिया के अंदर जो है कॉक्लियर डक्ट है, ये वाला पोर्शन कॉक्लिया कहलाता है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है कॉक्लिया का, वो कॉक्लियर डक्ट है। ये सब बताया हमने तुम्हें। तो इनर ईयर का जो बाहरी पार्ट है वो बोनी लेबाइरिंथ, और अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ कहलाता है। ये जो बोनी लेबाइरिंथ है ये काफी घुमा हुआ है, ऐसे, इसे कहते हैं सीरीज ऑफ चैनल्स, काफी ऐसे घुमा हुआ है। इनसाइड दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। बोनी लेबाइरिंथ के अंदर मौजूद है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ चारों तरफ से घिरा है पेरिलिम्फ से, यानी बोनी लेबाइरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बीच में पेरिलिम्फ होता है, और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ है। मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसे कहते हैं एंडोलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबाइरिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। ये जो कॉइल्ड पोर्शन है ये, इसको कॉक्लिया कहते हैं। ये कॉक्लिया है, सीरीज ऑफ चैनल्स, काफी घुमा हुआ है। और इधर वाला पार्ट ये कहलाता है वेस्टिब्यूलर पार्ट, ये है कॉक्लियर पार्ट, ये है कॉक्लिया। एक चीज और ध्यान रखना, इधर स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला टिम्पेनाई, स्केला मीडिया, पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबाइरिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। ये जो कॉक्लिया की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऊपर वाली क्या कहलाती है? रीजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये जो रीजनर्स और बेसिलर मेम्ब्रेन होती हैं, ये क्या करती हैं? डिवाइड दी सराउंडिंग पेरिलिम्फ फिल्ड बोनी लेबाइरिंथ। ये बोनी लेबाइरिंथ को बांट देती हैं ऊपर वाले कमरे में स्केला वेस्टिब्यूलाई, और नीचे वाले कमरे में स्केला टिम्पेनाई कहलाता है। कौन सी दो मेम्ब्रेन है? ये जो दो मेम्ब्रेन है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन रीजनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाला कमरा क्या कहलाता है? ये स्केला वेस्टिब्यूलाई, और ये क्या है? स्केला टिम्पेनाई। और जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर कमरा है स्केला मीडिया है। ये देखो, ये वाला, ये रीजनर्स मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन्स की वजह से जो बोनी लेबाइरिंथ है, ये ऊपर एक कमरा बन गया,
मेम्ब्रेनस लेबारिन के ऊपर एक कमरा बन जाता है, स्केला वेस्टिब्यूलाई, और नीचे कमरा बन गया स्केला टिम्पेनाई। तो बोनी लेबारिन में ऊपर वाला कमरा, बोनी और मेम्ब्रेनस लेबारिन के बीच में ऊपर वाला कमरा स्केला वेस्टिब्यूलाई और नीचे वाला स्केला टिम्पेनाई। जो मेम्ब्रेनस लेबारिन के अंदर जो कमरा है वो स्केला मीडिया कहलाता है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के ऊपर हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये सब ध्यान रखना। द मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, जो कॉक्लियर डट की जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसे रीजनस मेम्ब्रेन और नीचे वाली बेसिलर, इन दो मेम्ब्रेन्स की वजह से ऊपर एक कमरा बनता है स्केला वेस्टिब्यूलाई, नीचे कमरा बनता है स्केला टिम्पेनाई। और जो कॉक्लियर डक्ट के अंदर कमरा है, द स्पेस विद इन कॉक्लिया, ये स्केला मीडिया कहलाता है। स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पेनाई में पेरिलिम्फ होता है और स्केला मीडिया में होता है एंडोलिम्फ। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहां सिचुएटेड है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रखा रहता है। इसमें हेयर सेल्स होती हैं और ये ऑडिटरी रिसेप्टर हैं। साउंड वेव्स यहां पर आती हैं, साउंड वेव को रिसीव करती हैं ये हेयर सेल्स, जो कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई में है। और ऑर्गन ऑफ कॉटाई कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर रखा हुआ है? बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रखा है। A large number of processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cell. हर एक हेयर सेल के एपिकल पार्ट से ढेर सारे सीलिया लगे होते हैं। हर एक एपिकल पार्ट से ढेर सारे स्टीरियोसीलिया हैं। ये तुम्हारा हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स हैं, हेयर सेल्स के अंदर ढेरों सारे स्टीरियोसीलिया हैं। तो a large number of processes called stereocilia are projected from the apical part. ये हेयर सेल का अपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट, इससे ढेर सारे सीलिया निकलते हैं। ये स्टीरियोसीलिया हैं, ये फॉल्स सीलिया हैं। अबव द रो ऑफ द हेयर सेल, हेयर सेल की जो रो है, ये हेयर सेल की जो रो है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। वो क्या है? वो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये इलास्टिक मेम्ब्रेन होती, कैसी इलास्टिक? अबव द रोज ऑफ द हेयर सेल, हेयर सेल के की जो कतार है इसके ऊपर अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये प्रेजेंट रहती, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इनर ईयर ऑल्सो कंटेन्स, हाँ ये तो हो गया आपका हियरिंग वाला पार्ट। कॉक्लिया के ऊपर पाया जाता है वेस्टिब्यूलर अपरेटस। वेस्टिब्यूलर अपरेटस जो कि बैलेंसिंग के लिए होता है। अभी आप पढ़ रहे थे हियरिंग वाला पार्ट, अब जो बैलेंसिंग वाला पार्ट देखो, बैलेंसिंग वाला पार्ट है वेस्टिब्यूलर अपरेटस। इसको देखो जरा, ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया के ऊपर क्या है? ये है कॉक्लिया, ये हियरिंग पार्ट है। ये हेयरिंग पार्ट कॉक्लियर, कॉक्लियर पार्ट के ऊपर ये वेस्टिब्यूलर पार्ट है, ये वेस्टिब्यूलर पार्ट है, ये बैलेंसिंग के लिए है, फॉर बैलेंसिंग। इसमें क्या क्या है? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 1, 2 और 3। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, यूट्रिकल और सैक्यूल है, यूट्रिकल और सैक्यूल है। इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले डायग्राम में ये जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है, ये वाला, इस वेस्टिब्यूलर पार्ट के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये है वेस्टिब्यूलर पार्ट, ये कॉक्लिया के ऊपर था। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं।
3D बैलेंसिंग के लिए एक दूसरे के राइट एंगल पर होती हैं, एक दूसरे के राइट एंगल पर। इसके अलावा यूट्रिकल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यूट्रिकल है और यह सैक्यूल है। यूट्रिकल और सैक्यूल को मिला के कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। यह है ऑटोलिथ ऑर्गन। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है, ये यहां पर एक उभार होता है रिज। इस रिज को कहते हैं क्रिस्टा। इसको क्या बोलेंगे? इस रिज को क्रिस्टा एम्पुलरिस या क्रिस्टा बोलते हैं। यह है क्रिस्टा। यूट्रिकल और सैक्यूल के ऊपर भी रिजेस होते हैं। ये रिजेस हैं, इनको मैक्यूला बोलते हैं। इनको मैक्यूला या मैक्यूली बोलते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है, इसको एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला। इस एम्प्यूला के ऊपर क्रिस्टा है। ये एम्प्यूला है। इस एम्प्यूला के अंदर एक रिज है जिसे क्रिस्टा बोलते हैं। इस क्रिस्टा के अंदर होती हैं हेयर सेल्स, सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं। और यूट्रिकल और सैक्यूल को मिला के बोलते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन्स। इनके ऊपर भी रिज होते हैं, रिजेस। इन रिजेस को मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला के अंदर हेयर सेल्स भी होती हैं, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्टिकल्स होते हैं। इनको ऑटोलिथ बोलते हैं, ऑटोलिथ पार्टिकल्स। जब ऐसे हमारा सर ऐसे से हिलता है तो ये भी इनके अंदर मूव करते हैं। ये मूव करने से जो सेंसेशंस हैं, जो स्टिमुलस है, वो इन हेयर सेल्स में आ जाता है। और हेयर सेल से स्टिमुलस कहां जाता है? ब्रेन के सेरिबेलम वाले पार्ट में। सेरिबेलम में जाएगा ब्रेन के। ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। यह ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। Inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus located above the cochlea. Cochlea के ऊपर vestibular apparatus है। The vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and the otolith organs and an otolith organ consisting of saccule and utricle. इस vestibular apparatus के अंदर 3 semicircular कैनाल हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल है। यूट्रिकल और सैक्यूल को हम लोग ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के राइट एंगल पर होती है। एक्स वाई जेड अलग अलग प्लेन पे होती है। फॉर 3 डायमेंशनल बैलेंसिंग। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ऐसे से घूम रहे हैं, ऐसे से घूम रहे हैं, समरसॉल्टिंग करते हैं, ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट के लिए है। द मेम्ब्रेनस कैनाल्स आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, मेम्ब्रेन की बनी है। ये जो बोनी लेबारिंथ है, जो बोनी लेबारिंथ के अंदर क्या भरा है? पेरिलिम्फ। मेम्ब्रेनस और बोनी लेबारिंथ के बीच में पेरिलिम्फ है, उसके अंदर ये सस्पेंडेड रहती हैं, पड़ी हुई हैं। ये ऐसे समझ लो ना। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, कहां पड़ी हुई है? यह है बोनी लेबारिंथ, बोनी लेबारिंथ है। यह है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है। और यहां पर क्या है? ये पेरिलिम्फ। तो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये किसमें पड़ी हुई है? किसमें सस्पेंडेड है? पेरिलिम्फ में है। ये पेरिलिम्फ में रहती हैं। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो ब्लू से बनी है, ये मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पेरिलिम्फ में सस्पेंडेड है।
द बेस ऑफ द कैनाल इज स्वलन। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो फूला हुआ है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो क्या है? वो स्वलन होता है, इसे फूला हुआ है, इसको एम्पुला कहते हैं। द बेस ऑफ कैनाल इज स्वलन एंड इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला के अंदर एक प्रोजेक्टिव रिज होता है, उभार होता है, इसके ऊपर एक उभार होता है। इस रिज को बोलते हैं क्रिस्टा। इस रिज को बोलते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। इस रिज को क्रिस्टा या क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। और इस रिज के अंदर क्या पाई जाती है? अंदर अगर देखेंगे तो इसमें वैसे ही हेयर सेल्स होती हैं जैसी ऑर्गन ऑफ कॉटाई में है, वैसे ही हेयर सेल्स होती हैं। सैक्यूल एंड यूट्रिकल इनको कहते हैं ऑटोलिथ ऑर्गन। कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला। यह है सैक्यूल, यह है यूट्रिकल और यह है सैक्यूल। यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर भी रिज पाया जाता है। यह है यूट्रिकल और यह है सैक्यूल। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली जैसे, इनके ऊपर भी रिज पाया जाता है। इन दोनों को ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। ऑटोलिथ, ये ऑटोलिथ ऑर्गन्स है, इनके अंदर भी रिज होता है, उभार। इस रिज को कहते हैं मैक्यूला। मैक्यूला के अंदर भी हेयर सेल्स होती हैं जैसी कॉक्लिया में थी, सेंसरी हेयर सेल्स हैं। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये क्रिस्टा हो गया और ये मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिब्यूलर apparatus। क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर हेयर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ये इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं। तो वेस्टिब्यूलर apparatus में, ये वेस्टिब्यूलर apparatus में जो क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर हेयर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। यहां पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। जो हमारे शरीर का बैलेंस और हमारे शरीर के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, हमारी शारीरिक मुद्राओं को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो क्रिस्टा और मैक्यूला के अंदर, क्रिस्टा एम्पुला के ऊपर रिज है, यूट्रिकल और सैक्यूल के ऊपर जो रिज है उसे मैक्यूला। इन दोनों के अंदर हेयर सेल्स यानी रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करती हैं और बॉडी को बैलेंस करने में मदद करती हैं, बॉडी के बैलेंस और पोस्चर में हेल्प करती हैं। यह तो तुमने जाना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हम पहले ही बता चुके हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर रिसीव्स साउंड। एक्सटर्नल ईयर साउंड वेव्स को रिसीव करता है और ये साउंड वेव्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम पे जाती हैं। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये साउंड वेव्स ये वाइब्रेशन के रूप में जाती हैं, ट्रांसमिट होती हैं ईयर ऑसिकल से। ईयर ऑसिकल्स इनके ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं और ये मेलियस, इनकस और स्टेपीज से होती हुई ये वाइब्रेशन ओवल विंडो में आती हैं और ओवल विंडो में से जाती हैं, ओवल विंडो से जाती हैं ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया। ये कॉक्लियर डक्ट के अंदर जाती हैं। दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ। ये लिम्फ के अंदर वेव्स पैदा कर देती हैं। तो कैसे गई? जरा ओवल विंडो से जाती हैं, ये है स्केला वेस्टिब्यूलाई। स्केला वेस्टिब्यूलाई है ये वाला कमरा, और ये वाला है स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई और बीच वाला है स्केला मीडियम। स्केला मीडियम। अब होता क्या है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये स्टेपीज बोन के जरिए, जो स्टेपीज बोन है
इसके जरिए ओवल विंडो में आती हैं। ओवल विंडो से कहां जाती हैं? ओवल विंडो से जाती हैं पेरिलिम्फ। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ माना है, ये जो वाइब्रेशंस है ये पेरिलिम्फ में आ जाती हैं। और ये पेरिलिम्फ से कहां जाएंगी? ये पेरिलिम्फ से जाएंगी एंडोलिम्फ में चली जाती हैं। ये पेरिलिम्फ से कहां जाएंगी? यहां पर एंडोलिम्फ है, इसमें आ जाती हैं। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ होता है, ये स्केला मीडिया, इसके अंदर एंडोलिम्फ है। तो ये जो तरंगे हैं, ये वेव्स होती हैं, ये ओवल विंडो से एंटर की, इसमें आ गई, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में आ गई, और ये पेरिलिम्फ से जाती हैं एंडोलिम्फ में। एंडोलिम्फ से चली जाती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, यहां पर आ जाती है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखा है? ऑर्गन ऑफ कोटाई। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर क्या है? हेयर सेल्स हैं जिनमें सीलियां हैं, और इन हेयर की रोज के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं क्या? इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये ऊपर है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये वेव्स क्या होती हैं? ओवल विंडो से अंदर आई, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में डेवलप हो गई। ये वेव्स स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ से चली जाती हैं स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में, और ये वेव्स कहां तक पहुंच जाती हैं? ये वेव्स पहुंच जाती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के पास। यहां पेरिलिम्फ से, स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ से स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में और बेसिलर मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती हैं। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें रिपल्स होने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं, और जो ये सीलिया है ये इस पे बेंड करते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर। इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये सीलिया बेंड करते हैं, और जैसे ये बेंड करते हैं ये सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर, तो क्या होता है? तो एफरेंट न्यूरॉन होता क्या है? ये जो एफरेंट न्यूरॉन है, ये एफरेंट न्यूरॉन जब ये सीलिया इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ऐसे बेंड करते हैं, तो ये जो हेयर सेल यानी ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर है, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं। ये इनमें एक्शन पोटेंशियल पैदा हो जाती है, इंपल्स जनरेट हो जाती है। जब ये सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ऐसे बेंड करते हैं, तो ऑर्गन ऑफ कोटाई की ये जो हेयर सेल्स होती हैं, ये एक्साइट हो जाती हैं, इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं। ये सेंसरी हेयर सेल्स हैं, इनमें एक्शन पोटेंशियल यानी इंपल्स जनरेट हो जाते हैं। ये इंपल्स कैसे जाते हैं? ये इंपल्स एफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए ऑडिटरी नर्व में जाते हैं। ऑडिटरी नर्व, ये एफरेंट न्यूरॉन के जरिए ऑडिटरी नर्व में जाते हैं, और ऑडिटरी नर्व से जाते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यहां पर पहुंच जाते हैं। तो जब पेरिलिम्फ से वेव्स पहुंचती है एंडोलिम्फ के अंदर बेसिलर मेम्ब्रेन तक, बेसिलर मेम्ब्रेन्स में रिपल्स होते हैं, सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे बेंड करते हैं, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो न्यूरॉन्स के माध्यम से ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से जाते हैं ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहां पर जो बोला गया उसको हम सुन पाते हैं और समझ पाते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रोसेसिंग होती है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में इन ध्वनि तरंगों की जो इंपल्स के रूप में आती हैं, इनकी प्रोसेसिंग होती है, और हम
जो भी बोला गया उसको सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो, वाइब्रेशन ओवल विंडो से पास होकर कहां आती हैं? ऑन टू द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया के फ्लूइड में, पहले पेरिलिम्फ में जाएंगी और पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में। दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ, जो वेव्स पैदा हो जाती पेरिलिम्फ में और एंडोलिम्फ में। द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस अ रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो वेव्स होती हैं ये बेसिलर मेम्ब्रेन्स में कंपन पैदा कर देती हैं। पेरिलिम्फ से आती है एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ से बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन में कंपन पैदा हो जाती है। These movements of the basilar membrane bends hair cell, pressing them against the tectorial membrane. These movement of the basilar membrane, basilar membrane का जो movement होता है, bend the hair cells, hair cells को bend कर देता है, pressing them against the tectorial membrane. ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ऐसे बेंड करके ऐसे प्रेस करती है। ये हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ऐसे बेंड करके प्रेस होते हैं। क्या होता है फिर? एज अ रिजल्ट नर्व इंपल्स आर जनरेटेड, नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन। ये जो पास में जो एफरेंट न्यूरॉन है इनमें नर्व इंपल्स जनरेट हो जाती है, यहां से इंपल्स इनमें जनरेट हो जाती है एफरेंट न्यूरॉन्स में। These impulses are transmitted by the afferent fibers via auditory nerve. ये नर्व इंपल्स एफरेंट न्यूरॉन से ऑडिटरी नर्व में आ जाती है टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, और चली जाती है ब्रेन के सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। तो ये नर्व इंपल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की हेयर सेल से एफरेंट न्यूरॉन से होती हुई ऑडिटरी नर्व और ऑडिटरी नर्व से सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, वेयर द इंपल्स आर एनालाइज्ड, जो भी इंपल्स है वो एनालाइज हो जाती है, यानी जो बोला गया उसको हम सुन पाते हैं, एंड द साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड, और जो बोला गया उसको हम समझ पाते हैं। ऐसे होती है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये तुमने जाना, तो तुमने देखा ये एनसीईआरटी के हिसाब से हमने तुमको बताया ईयर का स्ट्रक्चर, ईयर के तीनों पार्ट्स, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर को डिटेल में बताया, इसके दो पार्ट, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूलर पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग और मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, ये भी तुमको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से देख लेना बेटा। दैट्स ऑल।